Welcome to Molecule. हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का मेरा टॉपिक है सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम एंड रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले मैं कि इसमें तो हम लोग लेक्चर को शुरू करेंगे, पीएच टाइट्रेशंस के बारे में बात करेंगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है। हम लोग मेंटेनेंस ऑफ बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो हेंडरसन हसलबर्ग के क्वेश्चन से एस्टिमेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पे कुछ फार्मूला है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो पहला फार्मूला है पी एच इज़ द नेगेटिव ऑफ लॉग एच प्लस आयन कंसनट्रेशन। पहला आपका पी एच का मतलब पी एच तो हम लोग को निकालना आता ही है। ये आपको समझ में आएगा हम लोग ने क्यों इसको इतना बेसिकली इसको मैंने डिस्कस किया है। पी के की अगर बात करें तो पी के इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे पी के जो है वो नेगेटिव ऑफ लॉग के ए होता है और पी के बी जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस वो होता है माइनस लॉग के बी। अब ये के और के बी का क्या रिलेवेंस है? अगर के की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब ये कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर के बी की वैल्यू लार्ज है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली अगर किसी का के वैल्यू बहुत कम है तो मतलब वो एक वीक एसिड है, और अगर किसी के के बी वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब वो ये है कि वो बहुत वीक बेस है। और पी के जितना स्मॉल पी के वैल्यू होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि पी के से हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस पता चल जाएगा। अगर वैल्यू स्मॉल है पी के की तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर पी के की वैल्यू कम है, और अगर पी के बी की वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर ज़्यादा है तो वो वीक होगा। ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे चौथा जो हम लोग को बात करेंगे, हम लोग हेंडरसन हसलबर्ग के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि यूज़ किया जाता है पीएच बफर सॉल्यूशन के पीएच को एस्टिमेट करने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। तो वो क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। जब हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा और क्या कंसनट्रेशन ऑफ एसिड होगा। और जो आखिरी जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिव फ्री एनर्जी है, जो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के होता है, वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगा। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होगा जितना भी टेम्परेचर दिया गया है वहाँ पे, और के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका लॉग वैल्यू निकाली जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो CSIR में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ PH4 एंड PH10 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम होना चाहिए कि एक PH4 अगर है तो वो एसिडिक होगा, और अगर PH10 है तो वो बेसिक होगा। तो अगर हम लोग एसिड और बेस को मिला देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। तो इसीलिए हम ये इसका POH वैल्यू एक तरीके से दे रखा है 10 का। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ ये है कि मिक्सचर्स ऑफ पीएच को हमेशा हम लोग इक्वल, मतलब जैसे अगर हम लोग को एसिडिक को चाहिए, एसिडिक मिक्सचर चाहिए तो हम लोग को हमेशा वीक एसिड को या स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाना पड़ेगा। मतलब एसिडिक ही नेचर होना चाहिए, मतलब उसका पीएच 6 से या 6.9 से नीचे होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी न्यूट्रल और बेसिक। तो यहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ पीएच में हम लोग ये करेंगे कि एक का पीएच 4 है तो दूसरे का पीएच जो है वो 10 है, तो मतलब वो बेसिक इन नेचर है। तो हम लोग यहाँ ये करेंगे फ्रॉम फार्मूला से हम लोग ये करेंगे कि पी एच प्लस पी, हम लोग को मालूम है कि टोटल स्केल जो है वो 14 का है, और PH1 हम लोग को मालूम है वो जो PH4 है। अगर PH10 मैंने कहा है तो इसका मतलब ये कि वो बेसिक इन नेचर है, तो वो POH ही तो निकालेगा। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये हम लोग को मालूम है। तो यहाँ पे PH2 कैसे निकलेगा? PH2 निकलेगा 14 में से हम लोग 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का निकलेगा 4। अब आके जब हम लोग को अब दोनों एसिडिक हो गए, दोनों सॉल्यूशन अब एसिडिक हो गए, मतलब PH4 और PH4, तो हम लोग इसका सीधा हम लोग उसको ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पीएच विल बिकम 4। तो आपका आंसर है डी, यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू 4, तो आंसर इज डी। तो यहाँ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द OH ऑफ 0.1 N हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज A 10⁻14 molarity, B
10⁻13 मोलैरिटी, C 10⁻15 मोलैरिटी, D 10⁻17 मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम लोग को OH निकालना है। तो OH 0.1 NaCl सोल्यूशन का होगा pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 14। तो H प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻14। तो हम लोग को 0.1 N कंसंट्रेशन दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एसिड है तो वो H प्लस ही रिलीज करेगा। तो 0.1 मतलब 10⁻1 और 1/10। तो 10⁻1 प्लस OH और कंसंट्रेशन टोटल कितना स्केल में होता है 14, 10⁻14। ये हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं pH प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। pKw जो है उसकी वैल्यू 14 होती है। तो OH इज इक्वल टू 10⁻14 प्लस 1 इज इक्वल टू 10⁻13 मोलैरिटी। तो इसका आंसर बी होगा। थर्ड क्वेश्चन, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ 0.2 मोलर Na2HPO4 solution will be A 0.2 m, B 0.4 m, C 0.6 m, D 0.8 m। तो इसका आंसर हम लोग देंगे। आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दे रखा है 0.2 m, तो CI सेम रहेगा यहाँ पे 0.2 m। और हम लोग को यहाँ पे सिर्फ वैलेंसी पता करना है। तो वैलेंसी पता करने के लिए हम लोग Na2HPO4 को डिसोसिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब डिसोसिएशन हो जाएगा Na2HPO4 का, तो यहाँ पे 2 सोडियम आइंस मिलेंगे और एक फॉस्फेट आयन मिलेगा या हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन मिलेगा HPO4 2-। इसके साथ एक चार्ज होता है 2-। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी जो है वो +1 है और HPO4 की जो वैलेंसी है वो -2 है। तो हम लोग अब आगे फॉर्मूला देखते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ जो दिया जाता है वो हाफ इंटू समेशन ऑफ CI इंटू ZI का होल स्क्वायर दिया जाता है ऐसे करके। यहाँ पे CI कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है तो हम लोग को मालूम है CI कंसंट्रेशन ऑफ आयंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये 0.2 m ही रहेगा यहाँ पे CI। और यहाँ पे वैलेंसीज जो हैं वो अलग अलग हैं, तो हम लोग उसको पुटअप करते हैं फॉर्मूला में। यहाँ पे जो अगर आप देखें कंसंट्रेशन यहाँ पे CI कितना है, CI यहाँ 0.2 m है, तो यहाँ 0.2 मोलैरिटी इनटू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम 2। तो 2 हाउ मच वैलेंसी +1, तो यहाँ +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही निकलेगा। तो यहाँ 0.2 इंटू 2 विल बिकम 0.4। यहाँ 0.4 आ गया ये। और यहाँ पे फिर आगे ये है कि प्लस एक और आयन की वजह से ही आयनिक स्ट्रेंथ बन रहा है, तो वही HPO4 2 नेगेटिव है। तो यहाँ प्लस 0.2 CI चेंज नहीं होगा दोनों केसेस में, CI 0.2 मोलैरिटी ही रहेगा। यहाँ पे इसका चार्ज जहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ HPO4 है तो 1 दिख नहीं, मैंने लिखा नहीं है 1 मगर 1 है। और -2 की जब स्क्वायर करते हैं तो 4 ही निकलेगा। -2 इंटू -2 तो वहाँ पे माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.8। अब आपको मालूम है कि 0.4 को जब 0.8 से हम लोग प्लस करेंगे या ऐड करेंगे तो 1.2 निकलेगा। 1.2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.6 मोलैरिटी। तो आपका आंसर है यहाँ पे C। थर्ड का आंसर C है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द अपेरेंट pH ऑफ ए फ्लूइड इज 7.45 where bicarbonate buffer is involved for maintaining its pH. Values of pKa of carbonic acid are 6.15 and 10.4. The molar ratio of conjugate base to acid will be 1:20, B 20:1, C 1:1000 और D 1000:1। हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है, क्योंकि सेम ही सोल्यूशन है दोनों का। फिफ्थ, the pH of the blood of a healthy person is maintained at 7.40 plus minus 0.05. Assuming that this pH is maintained entirely by the carbonate buffer, pKa1 and pKa2 of carbonic acid is 6.1 and 10.3 respectively, the molar ratio of bicarbonate to carbonic acid will be A 0.05, B 1, C 10, D 20। ये दोनों क्वेश्चन देख के आपको ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के बारे में बात होगी, क्योंकि पीएच जो मेंटेन होता है ब्लड में वो बफर सिस्टम से ही बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के बफर सिस्टम से ही मेंटेन होता है। तो यहाँ पे हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन का एप्लीकेशन है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन वी हैव pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो यहाँ पे हम लोग को pH मालूम है, दोनों केसेस में 7.45 है और pKa दोनों केसेस में 6.15 है। फिफ्थ क्वेश्चन में 6.1 पूछा है बट 6.15 को अज्यूम कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग pH और pKa की वैल्यूज को पुट करते हैं हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन में, तो हम लोग को मिलेगा
7 पॉइंट तो हम लोग को मिलेगा 7.45, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 7.45 जो pH है, और pK कितना 6.15 इज इक्वल टू 6.15 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड। तो हम लोग को यही चीज़ निकालना है, तो हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे। अगर हम लोग लॉग इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल टू 7.45 डिवाइडेड बाई 6.15, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3। तो यहाँ पे लॉग सॉल्ट एसिड की जो वैल्यू आ रही है वो 1.3 आ रही है, और हम लोग को मालूम है कि एंटी लॉग 1.3 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे सॉल्ट और एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो एंटी लॉग 1.3 होगी, तो दैट इज 20:1। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, और फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। दोनों केसेस में आपको 20:1 का रेशियो मिलेगा, मतलब बाइकार्बोनेट इज 20 एंड कार्बनिक एसिड इज 1। सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे उसने कहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ एसिड विद के 10⁻⁶ मोलैरिटी एंड 0.01 m कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे उसने दो चीज़ें बता दी हैं आपको। यहाँ पे उसने पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहा है, बट उसने के बता दिया आपको। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के लिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बता दिया आपको, के की वैल्यू बता दी आपको 10⁻⁶ मोलैरिटी, बट साथ साथ में उसने कंसंट्रेशन भी बता दिया है, दैट इज 0.01 मोलर और 1/100 मोलर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसको। तो एक चीज़ तो हम लोग को क्लियर है कि हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ एसिड देखने के लिए pKa वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट पेज पे। तो वी नो दैट Ka इज टू डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। हम ये तो हम डिस्कस कर चुके थे कि Ka जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिफाइन करता है, और यहाँ पे हम लोग को मालूम भी है कि Ka की वैल्यू जो है वो 10⁻⁶ है। तो हम लोग को pKa निकालना है। तो pKa का फॉर्मूला होता है pK इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। तो यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि ये 1 मोलर होता, मान लीजिए कि 1 मोलर होता, तो pK इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁶, -6 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो -6 विल बिकम +6, ये +6 हो जाएगा। माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है, ये +6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का माइनस और यहाँ का -6 विल एड अप एंड इट विल फॉर्म +6। तो यहाँ पे pK जो है वो 6 आ गया है, +6 आ गया है। और हम लोग को मालूम है कि अगर ये 1 मोलर होता तो इसका आंसर 6 होता। अगर ये 1 मोलर होता, इसकी कंसंट्रेशन डिफाइन नहीं होती, वो सिर्फ ये कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन एसिड विद के 10⁻⁻�6 मोलर, तो हम लोग का आंसर होता है 6। बट यहाँ पे उसने कंसंट्रेशन भी बता दिया है, और 1/100 कंसंट्रेशन है ये, बिकॉज 0.01 मोलर है। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो यहाँ पे वो ये 2 दे देगा, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे pH निकलेगा आपका 4। अगर यहाँ पे 0.1 मोलर होता तो इसका आंसर होता 5। अगर यहाँ पे 0.01 मोलर है तो इसका आंसर होगा 4। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन घटा दिया गया है एसिड का, इसीलिए इसके pH भी कम होता जाएगा और वो और एसिडिक की तरफ जाता जाएगा। 7th, एफिशिएंसी ऑफ ATP सिंथेसिस इज 40% एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मतलब ADP को जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ा जा रहा है तो ATP बनेगा, वो उसका जो एनर्जी वो बन रही है वो 8 किलो कैलोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल 2000 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो ATP प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 40, 100, 250 और 1000। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग को बहुत क्लियरली हम लोग को यहाँ तीन चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। एफिशिएंसी जो ATP की है वो 40% है। जो एक ADP से एक ATP बन रहा है, जो उसकी एनर्जी बन रही है, मतलब जो एनर्जी एक ATP बनने की है वो 8 किलो कैलोरी है। तो अगर कोई इंडिविजुअल 2000 किलो कैलोरी कंज्यूम करे तो इसकी टोटल एनर्जी 2000 किलो कैलोरी है। तो यहाँ ये पूछता है कि कितने ATP का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल ATP के फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड 2000 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाई एनर्जी रिलीज बाई 1 ATP, उससे पता चलेगा हम लोग कितने ATP की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग ने यही किया आगे, यहाँ पे हम लोग ने ये किया है कि तो यहाँ पे हम लोग ने ये किया है कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड 2000 किलो कैलोरी कंज्यूम, जो इंडिविजुअल है उसको 2000 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, और एक ATP के बनने से 8 किलो कैलोरी रिलीज होती है। तो उसका हम लोग पता चल जाएगा हम लोग कितने नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड है, तो इससे निकलता है 250। बट अगेन वापस क्वेश्चन पे आते हैं, वो बोल रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ ATP सिंथेसिस 40%। तो हम लोग 250 को इंटू 0.4 कर देंगे और वो निकल जाएगा 100। तो इसका आंसर है आपका बी, 7th का बी आंसर है 100। अगर वो 50 बोलता तो
आप इंटू 0.5 करते हैं, अगर वो 60 बोलता था 0.6 कर देते, यहाँ पर 40 बोला था 0.4 करेंगे उसको, तो 0.4 इंटू 250 विल बिकम 100। दो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी के 2 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग ने इसको इसके साथ डिस्कस कर लिया है, इक्विलिब्रियम के साथ ही डिस्कस कर लिया है। तो आते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ वो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ ए रेडियो आइसोटोप इज 6.93 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप? एक तो हम लोग को यहाँ पे ये नोट करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए 10 सेकेंड्स, बी 100 सेकेंड्स, सी 0 सेकेंड्स, डी 1000 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है रेट कितना है, 6.93 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो दिया जाता है 0.693 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 6.93 इंटू 10⁻², तो वो आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 10 ही सेकेंड आएगा। तो इसका आंसर है 8th का ए ऑप्शन है। आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। उसने ये CSIR नेट में पूछा भी गया, इसी बार पूछा गया, 2020 में पूछा गया, ये शिफ्ट ए में पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन था ये। यहाँ पे उसने पूछा है, उसने बता दिया कि 1 क्यूरी क्या है। 1 क्यूरी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैविंग अ डिके रेट ऑफ 2.2 इंटू 10⁻12 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि कितने काउंट पर मिनट होगा अगर 100 माइक्रो क्यूरी P32 का अगर उसको मेजर किया जाएगा, और जो कि 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि 1 क्यूरी की कितनी एनर्जी, 1 क्यूरी में कितने डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है। अगर 1 क्यूरी में 2.22 इंटू 10⁻12 डिसइंटीग्रेशन हैं, तो 1 माइक्रो क्यूरी में कितना होना चाहिए, 2.22 इंटू 10⁻6। तो हम लोग को मालूम है 1 माइक्रो क्यूरी की जो वैल्यू आएगी वो 2.22 इंटू 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आएगी। तो यहाँ पे अब 100 माइक्रो क्यूरी मतलब इंटू 100, तो 2.22 इंटू 10⁻6 में इंटू 100 कर देंगे तो 2.22 इंटू 10⁻8 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आ जाएगा। साथ में उसने ये भी कहा है कि उसकी जो एफिशिएंसी है स्किंटिलेशन काउंटर की वो 50% ही है, मतलब वो किसी भी वो 50% ही गिन पाएगा। 50% मतलब हाफ द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। अगर 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा, 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो 2.22 का 50% कितना आना चाहिए, 1.11। तो इसका आंसर है 1.11 इंटू 10⁻8 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। इसका मतलब ये है कि 9th का ए ऑप्शन सही है। थैंक यू वेरी मच। ये आंसर्स हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स से टैली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe.